कि आप अपने मंत्रियों को इस सदन में बैठे सदस्यों से परिचित करवाएं। माननीय सभापति जी, मैं आपको तथा पूरे सदन को अपने मंत्रियों का परिचय करवाते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। हमारे मंत्रालय में बहुत ही कर्मठ कार्तिक ठाकुर जी गृह मंत्री हैं। बहुत ही जुझारू रक्षा मंत्री वंश जी हैं। कार्य के प्रति समर्पित शिक्षा मंत्री जगदीश जी हैं। कृषि मंत्री अमन जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री पार्थ जी हैं। विदेश मंत्री वैभव जी हैं। राज्य मंत्री विशाल जी हैं। खाद्य पूर्ति मंत्री सुमित गौड़ा जी हैं। खेल मंत्री खुशहाल ठाकुर जी हैं। महासचिव जी, प्रश्नों की सूचियां सदन में बैठे सभी सदस्यों को बांट दी जाए। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 301, श्री अभय जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में अपना प्रश्न रखने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे टकराव के कारण अस्थिर हालात पैदा हो चुके हैं। स्थिति कितनी गंभीर है कि इसका आकलन कर पाना भी कठिन है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के कुछ युवा विद्यार्थी जो कि मुख्य रूप से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए हैं, वह एवं उनके परिवारजन दुविधा की स्थिति में है। माननीय महोदय, हमारे देश के और भी नागरिक वहां फंसे हुए हैं। क्या सरकार उनकी सुरक्षा विषय में कुछ कर रही है? यदि हाँ, तो हम इसका उत्तर चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष के मेरे मित्र यूक्रेन में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सोच रखते हैं। यहाँ बात रूस और यूक्रेन के आपसी टकराव की गई है, तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इसके प्रति चिंतित है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं दोनों राज्यों के प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी खून खराबा नहीं चाहते हैं। मान्यवर, यहाँ यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं का जिक्र विपक्ष के मेरे मित्र द्वारा किया गया है, तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार एक ऑपरेशन गंगा शुरू कर चुकी है, जिसके तहत हमने एक C-70 नामक विमान यूक्रेन में भेजा और हजारों की तादाद में छात्रों को सुरक्षित वापस ले आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अभी तक लगभग 80% छात्रों को सुरक्षित वापस ले आए हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। जैसा कि आपने कहा कि 80% छात्र वापस लौट चुके हैं, परंतु जो 20% छात्र अभी भी वहां फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है सरकार? मान्यवर, यूक्रेन से मिले समाचारों से हमें ये पता लगा है कि वहां पे छात्रों की सुरक्षा को लेकर अंडरग्राउंड टनल बना दी गई है और हमारे सभी प्रयास जारी है कि हम शीघ्र ही जो छात्र वहां रह गए हैं उन्हें वापस ला सकें। मान्यवर, आज हमारे यूक्रेन से काफी अच्छे संबंध है, इसी कारण हम इतने छात्रों को वहां से सुरक्षित वापस ले आए हैं। हमारे यूक्रेन ही नहीं, रशिया, अमेरिका जैसे देशों के साथ भी काफी अच्छे संबंध हैं। आज के समय में हम रिसोर्सेज इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मान्यवर, जब आपकी सरकार सत्ता में थी, अगर तब आपने ऐसे संबंध बनाए होते तो आज हमारी नहीं, आपकी सरकार सत्ता में होती। माननीय महोदय, नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की बात तो सरकार कर रही है, परंतु जो खर्च उन्हें वहन करना पड़ रहा है उसका क्या? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? मान्यवर, विपक्ष के ऐसे प्रश्नों को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य है। जिस संकट से शीघ्र समाधान हो ऐसा पूरा देश चाहता है, उस पर भी विपक्ष के मेरे मित्र राजनीति लाने से बात नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, जिस स्पेशल विमान से छात्रों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उसका खर्च हमारी सरकार ही कर रही है।
उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने का खर्च हमारी सरकार ही कर रही है। माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के मंत्री से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि जो छात्र छात्राएं यूक्रेन से वापस लौट चुके हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? मेरे साथी अभय जी ने आज बहुत ही संवेदनशील विषय में मुझसे कुछ एक प्रश्न पूछे हैं और मैं यहाँ उपस्थित सदन के सभी सदस्यों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो छात्र यूक्रेन से लौटे हैं उन्हें अलो कर दिया है, ये परमिशन दे दी है कि वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पेशली लास्ट ईयर छात्रों को ये अलो कर दिया है कि वो फ्री इंटर्नशिप ले सकते हैं। और यूक्रेन से जो छात्र लौटे हैं उनसे भी हमें पता लगा है कि उनकी यूक्रेन द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। कुछ ना कुछ लिखते रहो, ऐसे हम तो बैठे। प्रश्न संख्या 302 श्री सत्यम जी, अगला प्रश्न आप रखें। माननीय महोदय जी, आज हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबता जा रहा है, प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहा है। लगता है हमारी सरकार सोई हुई है। आज आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, सारा देश जानना चाहता है कि सरकार कृषि क्षेत्र के लिए क्या कर रही है कि हमारा किसान चैन की नींद सो सके। इसके ऊपर सरकार की क्या नीति है? माननीय महोदय जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पक्ष के मेरे मित्र ने मुझसे यह प्रश्न किया। माननीय महोदय जी, किसान तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा अन्नदाता है, इनके द्वारा ही तो हमारा पेट भरा जाता है। भारत की 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसान पर ही निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कृषि क्षेत्र का बहुत अधिक योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को सरकार समय समय पर दूर करती है, जिन समय समय पर योजनाएं चलाती रहती है। हमारी सरकार ने 50-60 से भी अधिक योजनाएं लागू की है, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना, प्रधानमंत्री जल बिजली कनेक्शन योजना। महोदय जी कृपया शांत रहिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही देने आ रहा हूँ। माननीय महोदय जी, हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की है। इस योजना के तहत जो आपदा से हुए फसलों का नुकसान हो रहा है, सरकार उसकी भरपाई कर रही है। पहले किसान अगर आज बीज बोता था तो उसकी फसल 6 महीने बाद तैयार होती थी। उन 6 महीने के बीच में अगर कोई भी अकस्मात आपदा आ जाती थी तो किसान चिंताग्रस्त हो जाता था। उसे चिंता रहती थी कि जो उसकी 2 दिन बाद बेटी की शादी है वो उसे कैसे करवाएगा, अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। परंतु आज कोई भी अकस्मात आपदा जैसे ओलावृष्टि, तेज तूफान, तेज बारिश के चलते अगर कोई भी फसल नष्ट हो जाती है तो सरकार उस फसल की भरपाई करती है, उस फसल की रक्षण कर उस फसल की भरपाई करती है, जिससे किसान चिंता मुक्त हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना लागू की है। इस योजना के तहत सीमांत किसानों को न्यूनतम आय के रूप में प्रति वर्ष 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से सभी भूमिहीन किसानों के परिवारों को यह वित्तीय लाभ दिया जा रहा है, जिसका किसान भरपूर लाभ भी उठा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही 21 करोड़ की 11वीं किस्त स्वीकृत कर दी है। यहाँ पर हमारे हिमाचल के मंत्री उपस्थित हैं, उनको तो यह बात पता ही होगी। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि किसान पुरानी नीति को छोड़कर नई नीति से खेती करे, जिससे उसकी आय में वृद्धि हो। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान पहले बैलों से हल चलाकर खेतों को जोतते थे। उन्हें खेतों को जोतने में इतना समय लग जाता था कि वह अपना और व्यवसाय भी नहीं अपना सकते थे, अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर सकते थे, जिससे उनको खेतों को जोतने में बहुत समय लग जाता था। परंतु हमारी सरकार ने कृषि यंत्र के साथ साथ ट्रैक्टर पर भी 50% सब्सिडी का प्रावधान किया है। माननीय मंत्री महोदय, बार-बार अपने उत्तर में सब्सिडी शब्द को ले आ रहे हैं। माननीय महोदय, किसान तो हमारा देश का अन्नदाता है।
मोदी जी, सुन पा रहे मुझे हैं? 1 मिनट दीजिए। जी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने जो किसानों के लिए सब्सिडी जारी की है उसे धरातल पर भी उतारा गया है या फिर कागजों तक ही समेट दिया गया है? मोदी जी, मैं आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। मोदी जी, आपको पता ही है कि आज एक ट्रैक्टर 6-6 लाख रुपए का आता है। सरकार 50% सब्सिडी देकर किसानों को 3-3 लाख रुपए दे रही है। इससे ज्यादा हमारी सरकार क्या कर सकती है? आज सारे देश में सरकार ने मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, फल फूल जैसे मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं, जिससे किसान व्यवसाय की ओर भी जा रहा है। हमारे बिलासपुर जिले में किसान फूलों को उगाकर दिल्ली भेज रहे हैं और दिल्ली पर भी नहीं कि हमारे फूलों की व्यापार अमेरिका वाले देश तक भी सीमित है, जिससे किसान की आय में वृद्धि हो रही है। किसान अपना खुशहाल जिंदगी जी रहा है और अपने परिवार का भविष्य भी उज्जवल कर रहा है।